जय श्री राम, नमस्कार। मैं सुप्रिया भटनागर, हिंद की आशा से। आज हम आए हैं विश्वास नगर विधानसभा से एमएलए ओम प्रकाश शर्मा जी से, जो शर्मा जी के नाम से बहुत मशहूर हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जय श्री राम सर। जय श्री राम। सर, मैं जानना चाहूँगी, एक तो आपको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। सनातन धर्म का आज आपने विश्व में एक झंडा लगा दिया है, भगवान राम का मंदिर, उसकी नींव, उसकी स्थापना शुरुआत कर दी। इसके लिए आपको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप क्या कहना चाहेंगे, कितने सालों की अनवरत तपस्या के बाद ये संभव हुआ? देखिए, पिछले लगभग 500 साल से भारत, जिसके रोम रोम में राम बसा हुआ है, राम मंदिर के लिए हजारों हजार लोगों ने अपनी जान की आहुति दी और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में राम मंदिर बनाने का मुद्दा हमेशा से रहा है। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं जी कि 500 साल के बाद हम सभी लोग इस चीज़ के प्रत्यक्षदर्शी हैं जी कि राम मंदिर के निर्माण का कार्य चालू हो चुका है। ये पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए और पूरे विश्व के लिए एक कल्याणकारी समय है और मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ। जी सर, दूसरा मुद्दा जो मुझे लगता है, कोरोना। इस संकट से हम जूझ रहे हैं, पूरा विश्व जूझ रहा है। लेकिन शुरुआत में दिल्ली केजरीवाल जी की नीतियों के कारण, या कहें या क्या, बहुत ज़्यादा केसेस आए। जब गृह मंत्री जी स्वयं आए और उन्होंने स्थिति को कंट्रोल किया, तब काफ़ी हद तक कोरोना संभल गया। लेकिन अब क्या कारण है कि कोरोना दिल्ली में बहुत ज़्यादा फैल गया है? देखिए, कोरोना एक विश्वव्यापी महामारी, चीन की जो देन है जी, उससे आज पूरा विश्व त्रस्त है। रहा सवाल दिल्ली का, तो दिल्ली में जिस प्रकार के प्रयास केजरीवाल जी कर रहे थे, जी केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते श्रीमान अमित भाई शाह ने इसमें संज्ञान लेते हुए दिल्ली में जो केंद्र सरकार के अस्पताल हैं, जो रेलवे के जो कोचेज हैं, उसमें बेड बनाकर और टेस्टिंग की सुविधा और अनेक सुविधाएं जो हुई, तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये लगा कि कोरोना अब कंट्रोल में आ रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि जल्द से जल्द इस बीमारी से निजात मिलनी चाहिए, जिससे देश और दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है जी वो सामान्य हो और हम सभी अपना सामान्य जीवन जी सकें। जी, आपने अर्थव्यवस्था की बात की। अभी मोदी जी ने मन की बात में खिलौनों के विषय में एक बहुत विशद चर्चा की। आपके विधानसभा क्षेत्र में या आपके आसपास बहुत फैक्ट्रियां हैं, और इस तरह से आपको क्या लगता है कि आप अपने कॉन्सिक्वेंसेस में, अपने एरिया में क्या इसे बढ़ावा देने के लिए क्या प्रपोजल्स आ रहे हैं आपके पास, या आप कैसे बढ़ावा देंगे? देखिए, जहाँ तक आत्मनिर्भर भारत की बात है, तो मोदी जी जब से सरकार में आए हैं, उनका थीम है, हम अगर बात करें, हमारे बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जी हथियारों की खरीद, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इन चीज़ों के ऊपर एक बड़ा हिस्सा हमारा खर्च होता था। 101 चीज़ें जो रक्षा उत्पादन से संबंधित हैं, उनको बैन कर दिया है और वो चीज़ें भारत में बनेंगी जी और बन रही हैं और कुछ बनने की ओर अग्रसर हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो हम इंपोर्ट करते हैं रक्षा सामग्री, और इसमें पिछले 60-70 साल का कांग्रेस का जो इतिहास रहा कमीशन खोरी का, जी, जिसमें बॉफर्स एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है जी। तो यदि हम अपने आयात को यदि 20 से 25% भी कम करते हैं, और जो चीज़ें हम इंडिजीनियस यहाँ बनाएंगे, और वो जो 25% चीज़ें जब हम यहाँ बनाएंगे, उनमें से 15% चीज़ें हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आएंगे, तो हमारे पूरे रक्षा बजट जो निर्यात हमारा आयात था,
उस आयात में यदि हम 40% की भी कटौती इन सब चीज़ों को मिला के कर सकेंगे तो इसका बहुत बड़ा लाभ जी सरकार के रिजर्व को मिलेगा। और सरकार के पास जब पैसा आता है जी जी तो समाज का जो वंचित वर्ग है उसका हमेशा उसको लाभ मिलता है। हम इसी तरीके से यदि बात करें, हमारा देश, आज कोरोना की बात पूरी दुनिया में चल रही है जी, लेकिन ये सभी लोग जानते हैं कोरोना की दवाई कहीं भी बने उसका जो प्रोडक्शन का हब जी इंडिया रहेगा। बिल्कुल। और मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाले हम देश हैं, लेकिन उसके साथ भी हमारे साथ एक और सेटबैक जुड़ा हुआ है। एपीआई यानी कि उनका जो कच्चा माल है वो हम 70% आयात करते हैं जी। तो उसके लिए भी मोदी जी ने कहा है कि हम उस एपीआई का जो रॉ मटेरियल का जो आयात है उसको हम धीरे धीरे कम करें। मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे देश को महाशक्ति बनना है जी, विश्व गुरु बनना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए हम अपने यहाँ प्रोडक्शन करें। और आज जो आयात करने वाला देश हमारा है जी, वो निर्यात, हम इसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाएं। और जब हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाएंगे तो हमारी जीडीपी बढ़ेगी, और जब जीडीपी बढ़ेगी तो हमारे जो देश की जिसकी हम बात करते हैं गांव, गरीब और किसान जी, गांव, गरीब और किसान का जब विकास होगा तो मैं समझता हूँ ये पूरे देश का विकास इसमें कहीं ना कहीं परिलक्षित होगा। जी। अब देश से हम आपकी कॉन्सिक्वेंसी में आते हैं कि हमने बहुत कुछ बातें सुनी, जैसे पहले हम पढ़ते आ रहे हैं, कुछ विवाद रहे अलका लांबा से हो या बीच में अरविंद केजरीवाल जी को अपने उनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आतंकवादी कह दिया, और आपने कुछ ऐसी बातें भी कह दी जो शायद कोई हिम्मत नहीं कर पाता। आपका जो तेज तर्रार व्यक्तित्व है और जिस तरीके से वो आपको बाहर निकलवा दिया जाता है, वहाँ पर एक दो बार ऐसा इंसिडेंट हुआ, तो आपको क्या लगता है कि इतनी उनके बात होकर भी क्या जनता की नस हम नहीं पकड़ पाए, जो आप दोबारा से आ गई? केजरीवाल को जनता ने शाहीन बाग होने के बाद भी चुन लिया और देश विरोधी बयान देने के बाद भी उनको चुन लिया। उन्होंने सेना पर सवाल उठाए, बहुत से प्रश्न उठाए, जिसकी वजह से हम सब, पूरा देश आक्रोश में था। फिर क्या कारण है कि दिल्ली ने उनको फिर से चुना? आपको क्या लगता है? देखिए, जनता का फैसला हमेशा सर माथे पर होता है। मैं अपने क्षेत्र की जनता के चरणों में नमस्कार करता हूँ। उन्होंने मुझे तीसरी बार चुना है जी, इस क्षेत्र से चुना है। रहा सवाल विधानसभा, तो विरोधी पक्ष होने के नाते जी, जो बातें जनता के हित में नहीं हैं, जो बातें देश हित में नहीं हैं, उनका विरोध करना ये हमारा धर्म है जी। और हमने जब जब जहाँ विधानसभा हो या विधानसभा से बाहर जो भी बातें देश हित में नहीं थी उसका हमने पुरजोर विरोध किया है और हम इसको करते रहेंगे। जी। आपने कहा कि आप अपनी विधानसभा क्षेत्र के बारे में बहुत सोचते भी हैं और तीसरी बार आप निर्वाचित हुए। मैं जानना चाहूँगी कि इस सेगमेंट में, इस समय में आपने क्या क्या कुछ ऐसी विशेष बातें की हैं जो आप हमारे चैनल के माध्यम से आप बताना चाहें? देखिए, अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूं जी, तो एक बड़ी लंबी फहरिस्त है जी। कुछ मुख्य बातें आप बताना चाहें? हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तो एक नारा लगता था, जिस तरह नॉर्थ और साउथ दिल्ली कैंपस है यूनिवर्सिटी का, हाँ जी, इसी तरह ईस्ट दिल्ली कैंपस बनना चाहिए। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। 285 करोड़ रुपए की लागत से आईपी यूनिवर्सिटी का ईस्ट दिल्ली कैंपस जी सूरजमल विहार में बनकर तैयार हो चुका है। बहुत शुभकामनाएं। और मुझे लगता है कि आने वाले एकेडमिक ईयर में उसमें बच्चों के एडमिशन भी चालू हो जाए। जी। कोरोना के लिए जो जगह जगह टेस्टिंग है, आपका क्षेत्र उसमें कितना आगे है या टेस्टिंग का क्या हिसाब है? निश्चित रूप से कोरोना की अगर हम बात करें तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अमित भाई शाह का जी, और हमारे रेल मंत्री श्रीमान पीयूष गोयल जी का, कि हमारे आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर बोगियां लगाई गई जी, और उन बोगियों में करीब 850 बेड की व्यवस्था हमने की जी, कि इमरजेंसी में वो काम आए। तो हमारे क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, जितने भी टेस्ट के लिए आए, उनका सबका टेस्ट हुआ
और ये जो महामारी है उस पर काबू करने के लिए रेलवे के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, दिल्ली सरकार, सभी चीज़ों का समन्वय बनाकर इस क्षेत्र की जनता को कहीं जाना ना पड़े, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में और इधर उधर के क्षेत्रों की जनता ने भी इसका लाभ लिया है। जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे चैनल हिंद की आशा की ओर से। तो मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ हिंद की आशा की ओर से कि आप अपने इसमें हर बार विजयी होकर आएं और फिर से दिल्ली में सरकार बनाएं। जय श्री राम, नमस्कार। नमस्कार।